हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद मैं कोई लेक्चर अपलोड कर रही हूँ और सॉरी जो मैंने बीच में बहुत दिन लेक्चर अपलोड नहीं किए, बट उन सब सारी चीज़ों को छोड़ के डायरेक्ट हम अपने सिलेबस पे आते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। एक है आपका पेपर 1 और दूसरा है आपका पेपर 2। तो जो पेपर 1 है उसमें अलग से 10 यूनिट्स होते हैं, और जो आपका पेपर 2 है जो हम इस चैनल पे कवर करेंगे, जो मैं आपको करवाऊँगी, वो क्या है आपका साइकोलॉजी। अब आपको पता होगा कि साइकोलॉजी में जो भी यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहा है, तो मैं आपको सिंपल पहले बता दूं, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सारा सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता और आप पढ़ने बैठ गए तो आधी चीज़ वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले आप जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले अपना सिलेबस अपने फ्रंट पेज पे लगा दो, या जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे अपने सिलेबस को पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी है, इसमें आपके 10 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है आपका इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें क्या है बेसिक चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि आपके ईस्टर्न सिस्टम क्या था, भगवद गीता, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, ये सारी चीज़ें, जो भी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की चीज़ें आती हैं वो किस में कवर होती हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। और जो भी आपका साइकोलॉजी का बेस है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, फंक्शनलिज्म आ गया, बिहेवियरिज्म आ गया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आ गई, जो भी बेस है वो हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। अब मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कौन सा कितना स्कोरिंग है। सेकेंड यूनिट आ गया आपका रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, जो रिसर्च आप पढ़ते हो, सिलेबस को ध्यान से सुन लेना, बाकी चाहे ना कुछ सुनना। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है वो तो सुन ही लेना इसको अच्छे से। अब ये जो सेकेंड यूनिट है आपका रिसर्च मेथड एंड स्टैट, अगर आप पेपर 1 की बात करो, पेपर ए की बात करो, जो आपका जनरल पेपर है, तो उसमें भी आपको एक यूनिट है रिसर्च। तो ये जो इसका बेसिक वाला है ना, ये वहाँ पे भी कवर हो जाता है, जैसे कि रिसर्च मीनिंग, पर्पस, डायमेंशंस, वेरिएबल क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, आप एथिक्स क्या यूज़ करते हो रिसर्च के टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर 1 के लिए भी पढ़नी होती हैं। तो जो RM आपका रिसर्च मैथडोलॉजी है, इसके लिए आप जो भी बेसिक पढ़ते हो ना, जो थ्योरी पढ़ते हो, वो आपके पेपर 1 में भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई, देखो, जैसे ये मेथड्स पढ़ते हो, पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड, या फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये जो सारी चीज़ें पढ़ते हो, ये भी आप ए पेपर के लिए पढ़ते हो। तो ये जो मतलब सिलेबस के फर्स्ट 2 पैराग्राफ हैं, ये आपके पेपर 1 में भी काम आएंगे। जैसे कि आपके पेपर 2 में आप पढ़ोगे तो वहाँ से ही आपका पेपर 1 का एक यूनिट कंप्लीट होता जाता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ गई, एक चीज़ और बता देती हूँ, जो आपका यूनिट 1 है, जैसे कि इधर हमने पढ़ा पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म, तो ये जो पैराडाइम्स हैं, तो इनको भी हम पेपर 1 में पढ़ते हैं रिसर्च के अंडर। तो ये वाली चीज़ें भी आपकी ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मैथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी कहाँ पे भी कवर हो जाएंगी, आपकी पेपर 1 में कवर हो जाएंगी, ठीक है, जो उसका रिसर्च का होगा। फिर उसके बाद आ गया आपका क्या, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, जिसमें आपकी सेंट्रल टेंडेंसी, ये पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ गए, फिर कोरिलेशनल एनालिसिस आ गया, फिर इसके बाकी मेथड्स आ गए, रिग्रेशन आ गया, फैक्टर एनालिसिस आ गया, फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ गए। तो ये सारा आपका क्या है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। अब जिस बच्चे को स्टैटिस्टिक्स मुश्किल लगती है, उसके लिए भी एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप फॉर्मूला वाला पार्ट नहीं कवर कर सकते हो, तो जितना आपके सिलेबस में दिया है, जैसे कि सिलेबस में जो भी पॉइंट दिया है, जैसे कोरिलेशन क्या है, पार्शियल कोरिलेशन क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, इसकी थ्योरी तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो अगर आपका स्टैट या फिर आपका स्टैट अगर वीक है, तो आपको इसकी थ्योरी पे 100% कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, अब ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, पहले आपको थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद आप और नेक्स्ट लेवल पे जाओ। अब सिलेबस कंप्लीट होने दो, फिर मैं बताती हूँ कि स्टार्ट भी कैसे करना है। आप उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊँगी, अभी मैं सिलेबस ही डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड यूनिट आ गया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी आप टेस्ट यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, आइटम राइटिंग कैसे होती है, आइटम एनालिसिस कैसे होती है, टेस्ट के स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्या आता है, जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एरिया ऑफ टेस्टिंग, अब देखो एरिया ऑफ टेस्टिंग को कैसे कवर करना है,
ये भी मैं आपको स्ट्रैटेजी में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताती हूँ, नहीं तो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। फिर एरिया ऑफ टेस्टिंग आ गए, फिर स्केल्स आ गए आपके, फिर एप्लीकेशंस आ गई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका फोर्थ यूनिट, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब देखो इसमें क्या है आपका, अब इसमें सारा बायोलॉजिकल पार्ट आ जाएगा आपका, जैसे कि सेंसरी सिस्टम, न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आ गया आपका सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, मेथड्स क्या है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के। फिर उसके बाद ये आ गया आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। अब इन चीज़ों को कवर कैसे करना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं साथ साथ में ही बता दूँ, बट फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पहले एक बारी मैं सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको इसको कवर करने की स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ, जो कि बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ गया आपका यूनिट फिफ्थ क्या है आपका, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। अब जो अटेंशन है वो एक अलग यूनिट है, मेमोरी अलग यूनिट है, लर्निंग अलग यूनिट है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग सेम यूनिट है। यानी कि फिफ्थ यूनिट में आपके कितने यूनिट कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि आपके 4 यूनिट फिफ्थ यूनिट में हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक ही यूनिट है, ये सिलेबस में एक साथ दिया हुआ है, बट ये 4 यूनिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, अब देखो इसमें कवर क्या क्या करना है, वो डिटेल आ गई इसकी कि अटेंशन अलग है, ये रहा आपका अटेंशन का सिलेबस, इसमें मॉडल ही होते हैं। परसेप्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज कैसे होती है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या है, फॉर्म क्या है उसकी, रोल क्या, जो मोटिवेशन और लर्निंग है वो क्या रोल प्ले करता है आपकी परसेप्शन में। फिर सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, तो ये भी आपका परसेप्शन का आ रहा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है, आपके लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में आपकी जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आप क्या यूज़ करते हो, जो भी आपके ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल हैं, उनको कैसे यूज़ कर रहे हो आप बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, ये इसका क्या आ गया, अप्लाइड फॉर्म आ गया। फिर कॉग्निटिव अप्रोच क्या है लर्निंग की, इसकी थ्योरीज आ गई। फिर उसके बाद वर्बल लर्निंग और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, और जो रिसेंट ट्रेंड है लर्निंग के, वो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये 3 यूनिट कवर हो गए। लास्ट आ गया आपका मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो अब इसमें क्या आ गया, मेमोरी का प्रोसेस आ जाएगा, स्टेजेस आ जाएंगे, मॉडल्स आ जाएंगे, और उसके बाद इसमें आपकी थ्योरीज आ जाएंगी फॉरगेटिंग की, ठीक है। तो ये यूनिट भी इतनी चीज़ें ही बोलता है। फिर सिक्स्थ यूनिट आ गया आपका थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अब देखो ये भी लग रहा है एक यूनिट है, बट ये भी 3 है। थिंकिंग अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, और क्रिएटिविटी अलग है। जब आप इसको कौन सी बुक से पढ़ोगे वो भी लास्ट में बताती हूँ, पर जब आप इनको पढ़ोगे तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं, बट एक दूसरे के साथ ये कैसे एसोशिएट करती हैं, तो वैसे करके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आ गया थिंकिंग में आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ोगे थॉट प्रोसेस का, जैसे कि एसोसिएशनिज्म, जेस्टाल्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, उसके रूल्स, टाइप, स्ट्रैटेजीज, रीजनिंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटाकॉग्निशन। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेटाकॉग्निशन तक है, ये आपका आ गया थिंकिंग का पार्ट। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका इंटेलिजेंस, तो इसमें आपकी सारी थ्योरीज आ गई। और थर्ड यूनिट क्या आ गया आपका क्रिएटिविटी, तो इसका अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी 3 यूनिट है, इसको एक यूनिट मत समझना। अब आ गया 7th यूनिट। अब देखो 7th यूनिट को भी इन्होंने 7 बोला। अब ये एक बहुत बड़ा धोखा जैसे हो जाता है कि साइकोलॉजी में हम सिर्फ 10 यूनिट पढ़ते हैं यूजीसी नेट के लिए, बट इन्होंने क्या किया होता है 4-5 यूनिट एक ही यूनिट में इकट्ठा करके दिए हैं। तो ये नहीं सोचना कि 10 ही हैं, सब टॉपिक अंदर अगर यूनिट वाइज डिवाइड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या आ गया आपका पर्सनैलिटी अलग है, मोटिवेशन अलग है, इमोशन अलग है, स्ट्रेस एंड कोपिंग अलग होता है। यानी कि 1 2 3 4 इसमें भी क्या है 4 यूनिट है आपके, अगर ऐसे करके चलोगे, अगर सब टॉपिक्स को डिवाइड करोगे। अब पर्सनालिटी में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल और सोशो कल्चरल चीज़ें आ जाएंगी, अप्रोचेज़ आ गई, थ्योरीज आ गई, बाकी थ्योरीज आ गई जो हम पर्सनालिटी की पढ़ते हैं, ठीक है। अब पर्सनालिटी का इतना ही है। दूसरा आ गया मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन की थ्योरीज आ गई, और ये भी सब मोटिवेशन का है, ठीक है, ये भी सारी थ्योरीज हैं। फिर आ गए इमोशन का, तो इमोशन सबसे छोटा चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कन्फ्लिक्ट एंड सोर्स एंड टाइप, ये आ गया आपका स्ट्रेस एंड कोपिंग का, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया हमारे 7 यूनिट। अब आ गया सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी की तो खुद में ही एक अलग से एक ब्रांच टाइप है, ठीक है। इसका नेचर, स्कोप, हिस्ट्री, अगर आप एनसीईआरटी 12th में पढ़ोगे तो 2 यूनिट में आपकी सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लास्ट में बुक्स बताती हूँ, बट मैं बीच में ही बताती जा रही हूँ, सॉरी।
तो ये सोशल साइकोलॉजी का आपका सिलेबस आ गया। उसके बाद 9th आ गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन। तो इसमें आपकी सारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाएगी, क्या प्रोसेस है, कौन सी थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट जैसे साइको एनालिटिक आ गई, आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ गया, सेंसरी मोटर कॉग्निटिव लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। अब इसमें जो इंटरवेंशन है तो इसमें क्या आ गया, साइकोपैथोलॉजी, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्लासिफिकेशन, यानी कि आपकी जो भी ICD DSM ये सारे सिस्टम हैं, ये पहले से भी वीडियोस अपलोड है, बट अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मैं दोबारा से भी कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट नोट्स में पहले से भी अपलोड करके रखी हुई है चैनल पे, अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। क्योंकि अगर कहीं और से पढ़ोगे, मैं कोई बुक रिकमेंड करूँगी तो जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो मैंने अपलोड किया वो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये बाकी सारी थेरेपीज़ आ गई। अब जो आपका लास्ट यूनिट आ गया वो क्या आ गया आपका, अमर्जिंग एरिया। तो अमर्जिंग एरिया में क्या आ गया, जो लेटेस्ट टॉपिक आजकल पूछे जा रहे हैं, जैसे पॉवर्टी पे, डिसेबिलिटी पे, माइग्रेशन पे, पीस साइकोलॉजी आ गया आपका, वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ। अब देखो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना वो ये वाला पार्ट है। जब तक मैंने पेपर दिया था तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा कवर होता था। जैसे इसमें से क्या क्वेश्चन आ जाता था, ये वाला टाइप्स ऑफ वेलबींग में आता था, टाइप्स ऑफ लव आता था। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बोला है। फिर हेल्थ का आ गया, तो अब हेल्थ साइकोलॉजी भी के क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गया आपके, ये आपके 10 यूनिट आ गए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी लग रही है तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बताया है, बट अगर मैं एक और लेक्चर इसी पे लेके आऊँगी स्ट्रैटेजी और उस पर, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। या फिर अगर मैं इसमें इसको कवर करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो है, अभी लेक्चर अपलोड करने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँगी कि इन सारी चीज़ों को कवर कैसे करना है, ठीक है। आप अपनी स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो, बट जैसे 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट के अंदर भी सब यूनिट है, तो उन सारी चीज़ों को एक साथ करके कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे ये 10 यूनिट हैं, तो इन 10 यूनिट को कौन कौन से ऐसे यूनिट है जिनको आप एक साथ पढ़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सपोज़ करो कि जब आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सपोज़ पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब स्ट्रैटेजी में आऊँगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। जैसे आपने 7th यूनिट पढ़ा, तो अब सिलेबस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पर्सनैलिटी पढ़ा, तो पर्सनैलिटी का अगर हम पहले बेस पार्ट कवर करें, थ्योरीज कवर करें, टेस्टिंग में हम क्या करें, फिर यहाँ से जैसे इन्होंने पूछा है एरियाज़ ऑफ टेस्टिंग, तो यहाँ से हम पर्सनैलिटी असेसमेंट के टेस्ट भी उस यूनिट के साथ कवर कर लें, ठीक है। ये यूनिट हमारा 3rd यूनिट किसके साथ कवर हो गया, पर्सनालिटी वाले के साथ। वैसे ही हम इंटेलिजेंस का यूनिट पढ़ें और यहाँ से क्या करें, उसके टेस्ट को कवर कर लें। या फिर हम क्रिएटिविटी को पढ़ रहे हैं, उसके टेस्ट को यहाँ पे कवर करें, एक चीज़। अब दूसरे यूनिट को इसके साथ कैसे रिलेट करना है, कि जैसे हमने पर्सनालिटी पढ़ा, इंटेलिजेंस पढ़ा या फिर क्रिएटिविटी पढ़ा, तो हम साथ ही साथ बायोलॉजिकल में से उसका यहाँ से पार्ट कवर कर लें कि ब्रेन का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो एक साथ आपके 2 यूनिट चले। एक चीज़ और बता देती हूँ, फिर जब स्ट्रैटेजी में आऊँगी तब बताऊँगी, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आपने पर्सनालिटी पढ़ा, तो पर्सनालिटी की कौन सी थ्योरी है जिसमें आप फैक्टर एनालिसिस को यूज़ कर रहे हो, कौन सी थ्योरी में कोरिलेशन यूज़ हो रहा है। तो ऐसे करके क्या होता है, जो आपके 10 यूनिट है, तो कम से कम आप 3 यूनिट को एक साथ पढ़ के उनके नोट्स को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको सिंपल ट्रिक दी है, बट जैसे ही मैं सिलेबस स्टार्ट करवाऊँगी, इस बारी मैं पूरा डिटेल में करवाने वाली हूँ, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा अपना PhD का काम था वो कंप्लीट होने वाला है, तो अब मेरे पास फ्री टाइम है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं कि कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करूँ, फ्री में स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं डिटेल में लेके आऊँगी। नहीं तो फिर जैसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आती हूँ, मैं सिर्फ उस पर ही वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।